जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। आप सभी को पता है कि हम टॉप 60 टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हिंदी साहित्य के, जो कि एग्ज़ाम तक हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारी क्लास का डे सेकेंड है। डे फर्स्ट क्लास में हमने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा था। उसी के साथ सिलेबस के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था कि जो सिलेबस के बाद हमने यूनिट 10 को स्टार्ट किया था, तो यूनिट 10 को भी हमने बड़ा डीप में वहाँ पर देखा था। ठीक है, तो आज हमारा डे सेकेंड है। डे सेकेंड में आज हम जो हमारी बाकी की चीज़ें यूनिट 10 में बची उसको डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों ने कहा था, मैंने कल हालांकि आपको बोर्ड पे लिख लिख कर चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था। आपने कहा था सर इसमें आपका भी और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, आप इसको टाइप किए हुए नोट्स के साथ हमें चीज़ों को समझा दीजिए, चीज़ों को बताइए। ठीक है, तो आज वही पैटर्न हम लेके आए आप लोगों के लिए। आपके कहने पर टाइप किए हुए नोट्स, ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये भी मिल जाएंगे। साथ में ही मैंने पीवाईक्यूज की क्लासेस कराई है, तो सारे पीवाईक्यूज हमने सोल्व किए वन बाय वन, हर एक टॉपिक के टॉपिक वाइज यानी यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हमने सोल्व किए। तो आप इसी चैनल पर जाकर पीवाईक्यूज की सीरीज भी देख सकते हो। बहुत जल्द हम एमसीक्यूज बेस्ड सीरीज भी लाने वाले। तो आप लोगों का अगर प्यार रहेगा, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहोगे, तो हम ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी साहित्य के लिए आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलो आज की जो हमारी रचना है वो ठकुरी बाबा। क्या रचना है? ठकुरी बाबा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की है ना, ये महादेवी वर्मा की जो हमारी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। क्या है? ठकुरी बाबा, महादेवी वर्मा की है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ठकुरी बाबा है महादेवी वर्मा की, ये क्या है हमारी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1943 में ठकुरी बाबा कब प्रकाशित हुई थी? 1943 में प्रकाशित हुई थी। ये चीजें आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है ना, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये चीजें, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी रचना को या यूनिट 10 को पढ़ने का एक पैटर्न है, मैंने बताया था। पैटर्न नंबर पहला कि यूनिट 10 में जितने रचनाकार जुड़े उनको जन्म वर्ष के आधार पर क्रम वाइज देख लो। जितनी रचनाएं जुड़ी उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम वाइज देख लो उनको, यानी कि याद कर लो। तीसरा, वो रचना किस विधा की है, ये याद कर लो। चौथा, वो रचना किस व्यक्ति की है, ये याद कर लो। और पांचवा, उन रचनाओं के पात्र। और लास्ट छठा जो है 6 नंबर का, वो मैंने बताया था कि उस रचना की जो प्रमुख पंक्तियां है वो मतलब देख लो उनको एक बार कि कौन सी पंक्तियां या कौन सा कथन किस रचना में आया हुआ है ना। बस इसके अलावा, छह के अलावा, सातवां टाइप का कोई क्वेश्चन हमारे इन यूनिट्स से नहीं बनता है ना। तो ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, या ये आपको याद देखने की जरूरत है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ठकुरी बाबा को हम। ठकुरी बाबा जो है वो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं 1943 में संकलित है। कब है? देखो किसमें संकलित है ये भी पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ पर देखो, ये नोट्स, ये कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा। क्लासेस का आपको क्या फायदा होने वाला है? क्लासेस का फायदा होने वाला है कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, या हमने जितने क्वेश्चन लगाए हैं, जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए, उन क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको ये बताएं कि भाई इन फैक्ट को आपको हाईलाइट करना है, या इन फैक्ट को आपको अलग लिख लेना है, याद रखना है ना। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाओं में संकलित है ना, स्मृति की रेखाओं में संकलित है ठकुरी बाबा, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे इनकी कुछ चीजें पढ़ते हैं कि अपनी रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतु आदि का संवेदनात्मक चित्रण किया है। इनकी रेखा चित्र में अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब, विधान और सृजन का प्रभाव एक साथ लक्षित करने में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर, उसके बाद आता है ठकुरी बाबा, है ना। ठकुरी बाबा, ठकुरी बाबा इसी डायरी से लिया गया संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो ये याद रखो कि ठकुरी बाबा क्या है? तो संस्मरण या रेखा चित्र है ना। फिर इसमें जो पात्र है ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ठकुरी बाबा में ना। देखो महादेवी जी खुद इसकी पात्र है, महादेवी जी खुद इसकी पात्र है। भक्तन करके इसमें एक पात्र आता है, भक्तिन कहो या भक्तन कहो, है ना। ठकुरी बाबा खुद एक पात्र है। भीला करके एक पात्र इसमें कौन है? भीला। भीला कहो या बेला भी इसको कहते हैं, बेला। बेला भी इसको कह देते हैं ना, भीला छोड़ो बेला याद रख लो। बेला करके एक पात्र है जो ठकुरी बाबा की बेटी है। किसकी? ठकुरी बाबा की बेटी है। तो ठकुरी बाबा की बेटी है, इसमें बेला है ना। कुछ टाइपिंग मिस्टेक आज की इसमें हुई है, तो टाइपिस्ट वालों को कहेंगे कि भाई ये गलतियां ना करो, है ना।
फिर आता है वृद्ध ठकुराइन, इसमें काक्षी यानी विदुर, जो काक्षी यानी विदुर है, यानी कि एक तरीके से जो काक्षी है ये विदुर, विदुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर जाती है। जैसे जिसका पति मर जाता है उसको विधवा कहते हैं, तो विदुर किसको कहते हैं, जिसकी पत्नी मर जाती है ना, तो ये काक्षी है। फिर आया सह आइन, सह आइन इसमें ब्राह्मण दंपति इसमें। तो ये सारे पात्रों को याद रखना। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बनेगा कि अगर उसमें क्वेश्चन आया कि सह आइन निम्नलिखित में से किस रचना का पात्र है, या फिर एक तरफ आपको ये सारे पात्र दिए जाएंगे और एक तरफ रचनाएं दी जाएगी, एक तरफ रचनाएं दी जाएगी, है ना। अब आपको वहां पर एक सह आइन पात्र मिलेगा और सामने कहीं पर आपको ठकुरी बाबा लिखा रहेगा कि किस रचना का। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आप वो कूट वाले क्वेश्चन या डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते वो सही कर पाओगे। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक है। अब इसके प्रमुख उद्धरण, प्रमुख उद्धरण का मतलब है मेरे भाई इसमें जो प्रमुख पंक्तियां हैं, जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां, वो देखना है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहां पर, इसको स्टार्ट करने से पहले। मैंने आज की क्लास में अगर कोई पंक्ति है तो कोई पूरे पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ रख दिया है। अब आप कहोगे सर हमें पैराग्राफ कैसे याद रहेगा कि ये किस रचना का है। पहली बात तो ये कि उसको एक बार पढ़ लेना, दो बार पढ़ लेना, इसके बाद उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग की जो उसकी एक पंक्ति है ना, उस एक पंक्ति को ही याद रखना है बस। आप कहोगे सर फिर अगर बीच में से आ गया, तो मेरे भाई कभी भी किसी पैराग्राफ की बीच में से पंक्ति स्टार्ट नहीं करेगा वो, ये याद रखना। तो इन रचनाओं की पंक्तियों को याद करने के लिए या तो आप खुद नोट्स बना लेना और उन नोट्स में सिर्फ स्टार्टिंग की इन सब पैराग्राफ की पहली पहली पंक्ति को लिखना, ताकि जब एग्जाम में ये पंक्तियां या पूरे पैराग्राफ भी आए तो इन पंक्तियों को याद रखकर आप ये बता पाओ कि ये ठकुरी बाबा रचना का पंक्तियां है। ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, बिल्कुल 100% श्योर है कि पंक्तियों से क्वेश्चन आएगा कि ये पंक्तियां किस रचना की है, ये आता ही आता है। लेकिन अब सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते हो। देखो ये मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से कह रहा हूं, मुझे भी पता है कि जब हम भी पढ़ते थे या अभी हम भी एग्जाम देते हैं कहीं ना कहीं, तो हमें भी पता है कि ये चीजें ऐसे याद नहीं कर सकता, कोई पूरा पैराग्राफ नहीं कर सकता। क्या करना है, पहली स्टार्टिंग की एक पंक्ति याद रख लो, है ना। आप कहोगे सर बीच में से कुछ आ गया, तो किसी पैराग्राफ के बीच में से नहीं आएगा, ये याद रखना। तो मैंने इसको इस पूरी रचना को पैराग्राफ में तोड़ के आपको बता दिया। इस पूरे पैराग्राफ को आपको जोड़ोगे तो ये पूरी रचना बन जाएगी, और अलग अलग पैराग्राफ से आप इसको देखोगे तो ये पैराग्राफ वाइज रचना हो जाएगी ना। तो हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग की रचना पंक्तियां आपको देखनी है, और उसमें जो फैक्ट है वो फैक्ट आपको बता दूंगा कि यार ये फैक्ट आप अलग लिख लेना अपने नोट्स में, सीक्रेट नोट्स बनाना अपने। मैं फिर बोल रहा हूँ जीआरएफ बिना नोट्स के क्लियर नहीं कर पाओगे मेरे भाई, है ना। इसलिए अपने नोट्स बनाते हुए चलना, अभी से शॉर्ट नोट्स तो कम से कम बनाते हुए जाना ना। पहला जो उद्धरण आता है वो होता है, यह सब में नियत धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तन को समझाना कठिन है, इसी में से उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भांति को स्वीकार कर दे देती हूँ, है ना। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत यह जय की सूचना है, यह भक्तन से छिपा नहीं। संकल्प ही उसके कारण बन मेरे प्रतिवाद में इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है। कि प्रतिवाद के उपरांत तो मल परिवर्तन सहज है, पर मौन में उसकी कोई संभावना शेष नहीं। वो क्या कहती है कि भाई जब भक्तन मौन रहती है, एक पात्र है, तो ठकुरी बाबा या लेखिका कहती है कि यार ये जब मौन रहती है ना भक्तन, जब मेरे लिए बड़ा व्याकुल की स्थिति हो जाती है, मेरे लिए बड़ जब कठिन है ना, मतलब ये जब मेरे से वाद विवाद करती है तब मेरे लिए कठिन नहीं है समझना इसको, मैं बड़ा अच्छे से इसको समझ जाती हूँ। लेकिन जब ये चुप होती ना, ये बड़ा कठिन है मेरे लिए इसको समझना, है ना। तो ये इसमें एक पंक्ति आ रही, तो आप स्टार्टिंग की पंक्ति याद रखना कि यह सब में नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है। भक्तिन या भक्तन भी आप लिखो या भक्तिन भी लिखो, एक ही बात है ना। इसमें छोटी की मात्रा भी लगाओगे तो सही हो जाएगा, या फिर ऐसा भी समझो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप समझ जाओगे। तो ये हमारा पहला उद्धरण आता है, पहली पंक्ति आती है। फिर अगला उद्धरण क्या आता है हमारा, इस कल्प नावास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं है ना। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हो स्टार्टिंग की कुछ पंक्तियां, कि इस कल्पनावास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं है, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। अब ये पूरा पैराग्राफ है, मैं फिर कह रहा हूं पैराग्राफ याद नहीं रहेगा,
आप किसी को भी इतना, या क्योंकि एक रचना नहीं है ना मेरे पास, 100 120 रचनाएं सब करके ना, तो इतनी रचनाएं हम सबकी पंक्तियां याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रख लो, और उसमें भी सिर्फ पंक्तियां याद रखो, पूरा पैराग्राफ याद ना रखो, है ना। अगला आता है, गांव के मेले से लेकर कल्पनावास तक सब मेरे लिए पाठशाला है, पर उनमें मैं भाव बढ़ाना ही सीखी हूँ, विराम साधन नहीं, है ना। अब ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको, कभी आ जाए कि भाई ये किसकी है तो बता दोगे कि ठकुरी बाबा की है। मेरे लिए परम अणुगत भक्तन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी, है ना, कठोर प्रतिद्वंदी है। अब ये जो छोटी पंक्तियां है या छोटे पैराग्राफ है, इनको तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है मेरे भाइयों, ठीक है। फिर आगे आता है इसमें, भीड़ में मेरी शक्ति भाग हो सकती है, भंग हो सकती है, ये भाग नहीं है, भंग हो सकती है ना, भंग हो सकती है, संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी वह संभावना के साथ ही विलीन हो गई, है ना। ये भी एक अच्छी पंक्ति है, ये याद रखना है आपको, ये आने वाली पंक्तियां हैं, इसलिए इनको याद रखना। फिर आता है, जरा लोटो तब कोहरे पर सुनहरी किरणें ऐसे लग रही थी जैसे सफेद बादलों की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टांग दी गई है। ये पंक्ति आ चुकी है आपके पीवाईक्यूज में, आ चुकी है, और ये पूछ लिया गया कि ये किसकी पंक्ति है, किस रचना की पंक्ति है, तो ये ठकुरी बाबा की है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है ना, ये आपको याद रखना मेरे भाइयों, है ना। जरा लोटो तब कोहरे पर सुनहरी किरणों ऐसी लग रही थी जैसे सफेद बादलों की चादर और सोने के तारों की हल्की जाली टांग दी गई हो, ये पंक्ति आ चुकी है, इसलिए इनको याद रखना है। जब लौटी, है ना, जब लौटी तब कोहरे पर सुनना है। फिर आता है, इधर निकल आए बाबा सुनकर, वृद्ध दोनों हाथों में दे दो से संभाले हुए सामने आ खड़े, सिर पर अग्रभाग खलवाट होने के कारण जिनकी चमकीला था पर पीले जिनका चमकीला था पर पीले और कुछ सफेद केसों को देखकर जान पड़ता कि भाग्य की कठोर रेखाओं उनसे समाप्त होकर वे दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विचार, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रण भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं है। लंबी नाक के दोनों और खिंची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती है। ये पंक्ति की स्टार्टिंग पंक्ति याद रख लेना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है इसकी, है ना, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां याद रखना है आप लोगों को। फिर आता, नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने हुए मूर्ति सामने थी, वह साधारण ग्रामीण व्रत से अधिक विशेषता नहीं रखती है ना, वह साधारण उससे क्या करता है, अधिक विशेषता नहीं रखती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ये पंक्तियां याद रखना है, ठकुरी बाबा की पंक्तियां हैं। क्या है, नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने, जो मूर्ति सामने थी, मूर्ति यानी वो व्यक्ति सामने था, है ना, मूर्ति का मतलब वो व्यक्ति सामने था। फिर आता है, ठकुरी बाबा शाश्वत से अवतीर्ण होने के कारण, कवि और कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं, है ना। आधुनिक युग में भाट चरणों के कर्तव्य और आवश्यकता से बहुत नीचे पद चुका है। ये पंक्ति की स्टार्टिंग पंक्ति याद रख लेना इस पैराग्राफ की, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्षा से पले न हो से एक कन्या का उपहार दिया, पर उसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में असूति ज्वर से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपना कष्टमय जीवन मुक्त पा गई। अब ये 1.5 वर्ष याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि ठकुरी बाबा में जो ज्वर यानी बुखार भी आ सकता है, ज्वर शब्द भी यूज हो सकता है कि ज्वर से पीड़ित बालिका की जो मृत्यु हुई थी वो कितने साल की थी, तो 1.5 वर्ष की थी, है ना। ये इस प्रकार की चीजें आपको याद रखना है इन रचनाओं से, ये क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने अगर अच्छे से पैराग्राफ या अच्छे से पीवाईक्यूज लगाए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर, इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है, ये सारी चीजें आप देखने को मिलोगे। फिर आता है, भाव यदि मनुष्य की श्रद्धा दुभावना और निष्ठुरता नहीं बढ़ा पाता, तब वह मनुष्य दुर्लभाभूत बात होती है। इसी से स्नेह, करुणा आदि के भाव दुर्लभ बन सकते हैं ना। ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मैंने ऊपर आप लोगों को बताई है। ऊपर वाली पंक्ति याद रखना है ना। फिर आता, ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र ने व्यक्तिगत भेद, वृद्धि और दुर्लभताएं सहज ही डुबा देती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि ठकुरी बाबा की पंक्ति है। ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ दिया है। वैसे तो बहुत बड़ी रचनाएं होती है, बहुत सारी चीजें होती है, हम सबको नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, ये है कि जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां उनको तो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको याद रखना है, और जो पैटर्न होता है उनको याद रखना है। ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे भाइयों, है ना। प्रमुख पात्र, देखो किसी भी चीज को याद करने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, क्योंकि आप पीवाईक्यू अगर आप लोगों ने लगाया हुआ तो मैं आपको बता दूं कि किस पैटर्न पे ये चीजें आती है। मैं आपको एक बार और रिपीट बता देता हूँ। कोई भी रचना है, वो रचना यूनिट 10 से अगर आई है, तो रचनाकार का जन्म वर्ष याद रखना है, रचना का प्रकाशन वर्ष याद रखना है, रचना किस विधा की है ये याद रखना है। चौथा क्वेश्चन, उसमें से जो प्रमुख पात्र है उस रचना के, वो याद रखना है। देखो, पात्र तो किसी भी रचना के भूलना ही नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, ये आते ही आते हैं ना। फिर अगला हमारा क्या आता है? फिर आता है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां। देखो, सारी पंक्तियां याद ना रहे चल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पंक्तियां नहीं भूलना है मेरे भाइयों। मेरा एकमात्र उद्देश्य आपको यहाँ बताना यही है कि ये पंक्तियां नहीं भूलना है आप लोगों को, ये करना ही करना है ना। इनको कभी नहीं स्किप करना है इन पंक्तियों को। इसलिए मैं आप लोगों को बड़े शिद्दत के साथ ये चीजें बता रहा हूँ। बाकी आपको अगर चीजें अच्छी लग रही है, मेरा ये प्रयास आप लोगों को समझाने का अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग को मजा आएगा। पूरे 2 महीने मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं बोल रहा हूँ यकीन के साथ जीआरएफ में दिलवाऊंगा आप लोगों को। हिंदी में 80 क्वेश्चन सही कराने की गारंटी मेरी है, बस मेरे लिए साथ बने रहना आखिरी तक, ठीक है। चलो, अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो कमेंट में एक बार कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो, है ना, ताकि पता चल जाए कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो, ठीक है। अब अगली रचना आती है हमारे पास, मुर्दैया। बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है मुर्दैया। किसकी है? तुलसीराम की। तुलसीराम का जन्म कब हुआ? 1949 में हुआ था ना। इसे इन रचनाकारों के नाम देखकर तुरंत याद आना चाहिए कि इसका जन्म कब हुआ? 1949 में हुआ ना। मुर्दैया बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ना। दलित आत्मकथा, ये क्या है? दलित आत्मकथा, याद रखना, दलित आत्मकथा है। आत्मकथा, दलित आत्मकथा है मुर्दैया, है ना। कब प्रकाशित हुई थी मेरे भाई? दलित आत्मकथा कब प्रकाशित हुई थी? 2010 में प्रकाशित हुई थी। आप कहोगे सर इसके तो 2 पार्ट है। बिल्कुल है, ये 2 पार्टों में बटी है मुर्दैया, है ना। चलो क्रम वाइज इसको पहले देखते क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है यहाँ से, बिल्कुल ऐसे फैक्ट जो रटने हैं, कभी नहीं स्किप करना, है ना। तो पहले देखते हैं, डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। पहली चीज तो क्या याद रखना? 2 खंड में विभक्त है। पहला, प्रथम खंड का नाम क्या है? मुर्दैया। कब प्रकाशित हुआ? 2010 में। इसका द्वितीय खंड कब प्रकाशित हुआ? पहले क्या नाम है ये देखो, मणिकर्णिका। इसके द्वितीय खंड का क्या नाम है? मणिकर्णिका। कब प्रकाशित हुआ? 2014 में। चलो यहां लिख देते हैं मेरे भाई। इसका पहला खंड मुर्दैया नाम से कब प्रकाशित हुआ? 2010 में। इसका दूसरा खंड मणिकर्णिका कब प्रकाशित हुआ? 2014 में, है ना। ये 2 खंड हमारे तुलसीराम की आत्मकथा है, वो 2 खंडों में बटी हुई है। उसका पहला खंड मुर्दैया हमारे सिलेबस में जुड़ा है, जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ था। और उसका एक और खंड है मुर्दैया का, एक और मतलब उस रचना का एक और खंड है जिसको द्वितीय खंड कहते हैं, और वो है मणिकर्णिका, जो कि 2014 में प्रकाशित हुआ था, है ना। ये आपको याद रखना। मुर्दैया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रखा जैसे कि उन्होंने जिया और महसूस किया। यानी जो एक्चुअल में जिया था, जो महसूस किया था, उसी आधार पर उन्होंने इन चीजों को यहाँ पर रखा हुआ है। मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुर्दैया जो रचना का भी नाम है, निम्नलिखित में से लेखक के गांव के किस स्थल के नाम पर रखा गया है? ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई। तो किसके? शमशान घाट के नाम पर उन्होंने इसका रखा। और कौन सा उनका गांव है? आजमगढ़ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो तुलसीराम है वो कहां से थे? आजमगढ़ से थे। यह दलित जीवन की कर्मस्थली है, दलित जीवन की कर्मस्थली है। मुर्दैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम का स्पष्ट करते हुए है कि मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया। किसने किया? अखिलेश ने किया, है ना। तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया। यानी वो एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं इसमें कि अगर मेरे अंदर से ये चीजों का, किसी ने अंदर से ये चीजें निकाली है, तो वो कौन है? अखिलेश है। कौन है? अखिलेश, है ना। तो इस चीज का बात उन्होंने यहाँ पर करी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अर्थात उन्होंने मुर्दैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक संपादक अखिलेश को बताया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि
डॉक्टर तुलसीराम ने मुर्दैया लिखने की प्रेरणा किस संपादक को बताया या किस लेखक को बताया? तो अखिलेश को बताया। अत्यंत निवेदन से मिलिए। मुर्दैया में लेखक के बचपन को से लेकर उनके स्नातक की शिक्षा तक का जीवन यात्रा वृत्तांत है। अब मैं फिर बोल चुका हूं, उनकी आत्मकथा दो भाग में बटी है, एक मुर्दैया और दूसरी मणिकर्णिका। तो जो मुर्दैया है वो बचपन में, उनका जब बचपन था, बचपन से लेकर उनका जो स्नातक यानी जब उन्होंने यूजी पास किया या उन्होंने कॉलेज या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वहां तक की जो उनकी घटना है, उन घटना को उन्होंने यहाँ पर बताया है ना, उन घटनाओं को यहाँ तक बताया है। फिर उसके बाद की घटना किसमें? मणिकर्णिका में संकलित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मुर्दैया में कहाँ से कहाँ तक की घटना संकलित है। तो वो कहाँ से कहाँ तक की है मेरे भाई? तो उनके बचपन से लेकर स्नातक की शिक्षा तक की चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है? पात्र हो जाते हैं इस रचना के। इस रचना के पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जूठन, सबसे पहला पात्र आता है जूठन। जूठन कौन है? लेखक की दादी जी है, जिन्होंने प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत से लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। दादाजी, सॉरी, उनके दादाजी, दादी जी तो दूसरी है, दादाजी है ना। जूठन कौन है? लेखक के दादाजी है। और ये माना जाता है कि उनके दादाजी को भूत ने पीट पीट कर मार डाला था। ये क्वेश्चन बन भी गया है, आपके पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आया था एक बार कि मुर्दैया में लेखक के दादाजी को किसने लाठी से पीट कर मारा था? तो भूत ने मारा था, है ना। ये बना था आपका, है ना। जूठन उनके दादाजी का नाम था। फिर आता है मुर्दैया, 100 वर्ष से भी ज्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी है, उनका नाम क्या है? मुर्दैया। यानी उन्होंने जो मुर्दैया नाम दिया वो किसका है? सॉरी, मुर्दैया नाम नहीं है उनका, मुसड़िया है ना। ये नाम यहाँ पर गलत टाइप कर दिया। ये कल से हम उसको कह देंगे कि भाई एक भी शब्द गलत टाइप नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेरी जान निकाल देंगे हम। हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। मुसड़िया, उनकी दादी का क्या नाम था? मुसड़िया, जो 100 वर्ष से भी ज्यादा जीवित रह चुकी थी। मुसड़िया, उनकी दादी का क्या नाम था? मुसड़िया, है ना। सोनिया, लेखक की माता जी, सीधी सादी घरेलू स्त्री। कौन? सोनिया। अरे यार, ये गलत टाइप कर दिया इन्होंने, सोनिया नहीं है, धीरजा है उनकी माता जी का नाम। चलो आज के लिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कल से ये चीजें गलत टाइप नहीं करवाने देंगे उसको। जान निकाल देंगे टाइपिस्ट की, एकदम निकाल लाएंगे उसके गले से, सारी चीज निकाल लाएंगे ना। गलती नहीं होना चाहिए भाई। चलो आज सही करा रहा हूँ मैं। धीरजा उनकी माता जी का नाम है, लेखक की माता जी का नाम है, सीधी सादी ये घरेलू स्त्री है। ये सारे पात्र याद रखना है ना। फिर आता है जंगू पांडे। जंगू पांडे, जंगू पांडे, जंगू पांडे। जंगू पांडे कौन है? 80 वर्षीय ब्राह्मण, जिन्होंने निर्धन और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग को अपशकुनी अपशकुनी मानते। क्या मानते हैं उनको? अपशकुनी मानते हैं ना। यानी कि वो क्या है? अविवाहित और एक तरीके से निर्धन ब्राह्मण है। और 80 वर्ष के, तो इनको गांव के लोग क्या मानते हैं? अपशकुनी। अपशकुनी, अपशकुनी यानी जो जिसकी शक्ल देख ले तो अपशकुन हो जाए, उस प्रकार की इनको, है ना। नग्गर, नग्गर, नग्गर लेखक के पिता के तीसरे भाई है। लेखक के पिता के तीसरे भाई है, स्वभाव से कुरु, शिव नारायण पंथी धर्म गुरु भी थे ना। शिव नारायण पंथी धर्म गुरु भी थे। यानी ए नग्गर जो है लेखक के पिताजी के तीसरे भाई है। और एक शिव नारायण पंथी करके एक पंथ चलता है, उसमें धर्म गुरु भी थे। शिव नारायण करके एक पंथ चलता है जिसे पंथी कहते हैं, उसमें ये धर्म गुरु भी रह चुके नग्गर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना कि उनके पिताजी के, ये पिताजी ने कितने भाई थे? 4 भाई थे, तो उनके भाइयों के बारे में आता है ना। तो ये आपको याद रखना। फिर आता है सोमवार। सोमवार कौन है? लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई, 12 गांव के चमारों के चौधरी है। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज में आ चुका है ना, कि जो उनके लेखक के पिता है सोमवार, पिता के सबसे बड़े भाई है, वो क्या है? तो 12 गांव के चमारों के चौधरी है। ये आपको याद रखना। नग्गर जो है वो लेखक के पिता के तीसरे भाई है, तीसरे नंबर के भाई है, जो स्वभाव से क्रूर और शिव नारायण पंथ के धर्म गुरु भी है। याद रखना। सोमवार कौन है? पिता के सबसे बड़े भाई है, जो 12 गांव के चमारों के चौधरी है। ठीक है, याद रखना। फिर आता मुन्नेसर। मुन्नेसर कौन है? लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई। अब देखो, एक तो लेखक के पिता हो गए, लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई, दूसरे नंबर के भाई लेखक खुद, और सॉरी, लेखक के पिताजी जो छोटे हैं, और लेखक के पिताजी के तीसरे नंबर के भाई है ना। तो ये तीसरे नंबर के भाई, तो यानी टोटल 4 हो गए। तो ये मुन्नेसर है। मुन्नेसर शिव नारायण पंथी धर्म गुआ काले कलकत्ता की एक जूट मिल में मजदूर थे।
ये भी धर्म नारायण पंथी धर्म से जुड़ा था, लेकिन ये कलकत्ता, यहाँ पर इसको कलकत्ता करना ना, कलकत्ता। कलकत्ता में जूट मिल में मजदूर थे उनके एक भाई, है ना, ये आपको याद रखना। हो गया यहाँ तक? मुन्ना लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई, अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज और समन्वयवादी व्यक्ति, पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया थे। यानी लेखक के जो चौथे नंबर के भाई थे वो मुखिया थे, है ना, ये आपको याद रखना है। अमित पांडे कौन है? साक्षात बताने वाले और पतन साक्षात और पतरा बताने वाले, पतन नहीं, पतरा बताने देखने वाले, ये है ना मुंशी राम सूरत। और मुंशी राम सूरत कौन है? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे जिसने लेखक को बताया था, है ना, और जाति पाति का भेद करते थे। राम सूरत जो है लेखक को पढ़ाने वाले व्यक्ति थे। परशुराम सिंह उस स्कूल के हेड मास्टर यानी प्रिंसिपल थे। सुभागिया जिसके नव निर्वाहित मजदूर पति को कलकत्ते से भेजा गया, खेत लेखक पढ़ता था, यानी खत जो खत भेजता, खेत नहीं खत है ना, जो खत भेजता था, जो उसका नवनिर्वाहित मजदूर जो पति कलकत्ता में मजदूरी कर रहा है, तो वो पढ़ता था सुभागिया का, है ना। वह एक युवा सुंदर और अविवाहित दलित लड़की है। क्या है? विवाह सुंदर और विवाहित लड़की है ना, जो कि नव नव निर्वाह यानी कि अभी अभी उसका विवाह है ना। संगठासी प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र था। कौन था? संगठासी। कौन था? संकटासी। संकटासी, तो ये याद रखना कि लेखक का करीबी मित्र कौन था? संकटासी। फिर आता है कुटुदन, लेखक के नगर चाचा का बेटा, जिसे युद्धधेल के सपने आते हैं, युद्धधेल के सपने आते हैं ना। भोजई। कसूनी भोजई कौन है? 22 वर्ष की यह स्त्री अपने हृदय विदारत गृह स्थित और विवाहित दुख की चिट्ठी को मार्फत कोयलरी में मजदूर कर रहे अपने पति तक पहुंचाती है। चिट्ठी लिखने का काम कौन करता है? बालक तुलसीराम करता है। देखो, एक तो वो एक लड़की जो है अभी अभी जिसका विवाह था, उसकी जो उसका पति जो खत पहुंचा रहा है, जो चिट्ठी पहुंचा रहा है, उसको पढ़ने का काम भी लेखक कर रहा है। और यहाँ से उसकी जो भौजाई यानी उसकी भाभी जो है 22 वर्ष की, उसके लिए चिट्ठी लिखने का काम भी कौन कर रहा है? लेखक कर रहा है ना। जेठी चाचा या लखूर गांव के सामान्य हरेवाई, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज द्वारा मजदूरों के साथ जबरन उठा ले गए थे ना। तो अंग्रेज इनको जबरन उठा के ले गए थे, वो कौन है? उसके चाचा है, जेठी चाचा है, लेखुर जिसको कहते हैं ना। फिर पितु पितु मुसीर, जिसके बगीचे से लेखक मलहड़िया आम तोड़ता है, और पत्तू जिसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। फिर आता है करपात्री जी। करपात्री जी कौन है? राम राज्य परिषद पार्टी के नेता, हिंदू कोड बिल के विरोधी ये व्यक्ति है ना। हीरालाल लेखक के सहपाठी, परंतु अकारण की लेखक से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति कौन है? हीरालाल, है ना। परशुराम पांडे लेखक की स्वाधीनता के सेनानियों में के बारे में बताने वाले शिक्षा के गंभीर और विनय। कौन? परशुराम पांडे, ये भी याद रखना है ना। परशुराम पांडे कौन है? एक लेखक है। फिर आता है लाल बहादुर सिंह, एक बड़े जमींदार और आवारा शराबी बेटे के हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी थे, ये याद रखना। सुमीब सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हुए शिक्षक, ये हिंदी पढ़ाते, लेखक को खूब प्रोत्साहित करते और उनके संरक्षण की भूमिका निभाते। कौन? सुमीब सिंह, है ना। कौन करते? सुमीब सिंह। उसके बाद नील रतन सिंह आते हैं, बड़े जमींदार के पुत्र हैं। उसके बाद रूप राम आते हैं, परीक्षा के लिए लेखक, जिनके घर पर किलोमीटर के ओर पर रुकता है, और वह रूप राम लेखक के ऊपर होनगांव सिंह नामक स्वर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। देवराज आता है, रामधन आता है, देवराज सिंह, पिंडई पांडे, अरुण कुमार सिंह, ये सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सारे पात्र आप देख लेना ना, जो इंपॉर्टेंट पात्र है वो मैंने सब कुछ बता दिया। और ये पात्रों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेखक के पिताजी के कितने भाई थे, कौन कौन था, कौन धर्मगुरु था, कौन कलकत्ता में मजदूर था, कौन 12 गांव के चमारों का चौधरी था, कौन गांव में मुखिया था, मतलब अपने घर का मुखिया था। उसी के साथ उसके दादाजी क्या थे, दादी जी क्या थे, और बहुत सारी चीजें इसमें जो अंधविश्वास और इन सारी चीजों पर बनाई गई है ना। अब ये जो इनकी ये रचना भी है ना, ये 7 भागों में बटी हुई, कितने भागों में बटी है? 7 भागों में।
7 भागों में बटी हुई है। उन 7 भागों के नाम मैं आपको एक साथ यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि आप क्या करोगे, उनको एक साथ याद कर लोगे। एक साथ याद करने से क्या होगा, क्योंकि उनका क्रम बड़ा पूछा जाता है। पिछली बार के एग्जाम में भी यानी जून में, जो जून 2025 को हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि मुर्दैया जो रचना है इसके इन सातों भागों को क्रम से आप जमाइए ना, तो इसमें 7 भाग है। तो इसका पहला भाग है भूतई पारिवारिक, भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि इसका पहला भाग है। ये याद रखना है, क्योंकि ये क्रम से पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि इसको क्रम से जमाइए, या इस 7 भाग को आप क्रम से जमाइए, या फिर कोई 7 भाग में से 4 भाग दे दी जाएंगे, तो वो आपको बताना है। तो पहला इसका भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, या संख्या से भी पूछ लेगा कि उसका पहला भाग बताओ, दूसरा भाग बताओ, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला है भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि। इनको एक जगह आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना ना। आगे हालांकि मैंने दिया हुआ, लेकिन वो अलग अलग दिया, इसलिए यहां पर आप नोट डाउन कर लेना। मुर्दैया, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, तथा स्कूली जीवन, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन है ना। फिर तीसरा आता है, तीसरा क्या है, अकाल में अंधविश्वास, अकाल में अंधविश्वास, अकाल में अंधविश्वास है ना। चौथा क्या आता है हमारा यहाँ पर, चौथा आता है मुर्दैया के गिद्ध, मुर्दैया के गिर्द तथा लोक जीवन, तथा लोक जीवन, तथा लोक जीवन है ना। ये इसका चौथा भाग है। पांचवा भाग है, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं यहाँ नोट डाउन करा रहा हूँ। ये 7 भाग अच्छे से लिख लेना। पहला भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, तीसरा मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा अकाल में अंधविश्वास, चौथा मुर्दैया के गिर्द तथा लोक जीवन, पांचवा जो हमारा इसमें आएगा वो आएगा हमारा भूतनिया नागिन, भूतनिया नागिन, नागिन। अगला 6 वाला इसमें आएगा हमारा चले बुद्ध की राह, चले बुद्ध की राह। और लास्ट वाला इसमें हमारा 7वां आएगा आजमगढ़ में फाकाशाही, आजमगढ़ में फाकाशाही, पाकक्षी, पाकक्षी। देखो ये 7 है, भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाकाक्सी, फाकाक्सी है ना। ये 7 याद रखना है। इन 7 को क्रम वाइज पूछा जाता है। 7 में से कोई 1 या 2 पूछा जा सकता है, 3 या 4 पूछा जा सकता है, या इनमें से कौन सा भाग है कौन सा नहीं है, इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती है ना। तो इसको नकारा नहीं जा सकता कि नहीं पूछी जा सकती या नहीं आएगा। ये आपको अच्छे से याद करना है 7 भाग। अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो जो मैं पात्रों के नाम, या इससे पहले जो फैक्ट मैंने बताया कि कौन सा भाग कब प्रकाशित हुआ ये, और उसी के साथ अगर उसके बाद तीसरे नंबर पर कोई आता है तो ये 7 भाग के नाम यहाँ से जरूर आते हैं। जरूर मतलब बहुत जरूर आते हैं ना। इनको तो एकदम रट देना आप लोग, ठीक है। इस तरीके से इनको याद रखना, और सारे पात्रों के नाम आप बिल्कुल याद रखना। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना आप लोग, है ना। फिर कुछ फैक्ट और है जिनको हम बता देते हैं। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर, धर्मपुर देखो गांव का नाम क्या है, धर्मपुर है, और जिला कौन है, आजमगढ़ की बहुक्षेत्रीय कर्मस्थली भी। चरवाहों से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते हैं ना। उसके बाद हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी, सामरिक केंद्र जैसी थी, है ना। फिर आता है बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख भी लेने की को दादी आंख भी लेने को कहती थी, लेकिन किंतु आज का अनुभव बताता हूँ, चंद पानी के छोटे से दुख को मिटाना नहीं मिटा पाती है ना।
ये चीजें इसमें बताई गई है, कुछ पंक्तियां जो आपको याद रखनी है। बहुत बुरे शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया, भूत भी इससे अछूते नहीं है। मतलब वो भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि ये बताता कि जो शहरीकरण हुआ है इससे इंसानों को तो ठीक है, भूतों को भी नहीं छूड़ा है ना, यानी भूत भी इस चीज में हुए थे, या भूत भी इसमें शहरीकरण में आ गए चपेट में ना। ये चीजें अभी बिहार का चुनाव चल रहा था, तो मैं द पिंच का एक वो एक मतलब वो जो फ्रॉड पॉडकास्ट करता है ना, वो राजीव से कुछ ऐसा नाम है उसका, उन दोनों का एक देख रहा था। वो कह रहा था कि यहाँ के लोगों के साथ पलायन के साथ साथ यहाँ के भूत भी पलायन कर गए बोले ना। तो वो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है कि बहुत बुरे शहरीकरण ने कुछ हर एक को जीवन को प्रभावित किया है, और भूत भी इससे अछूते नहीं बचे ना। ये चीजें आती है हमारे साथ। इसका जो पहला पार्ट आता है भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसको हम देखते हैं। भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि। मुर्दा मेरे जन्मजात विरासत है, मुर्दा मेरी जन्मजात विरासत है, ये किसमें आता है? भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि की पंक्ति है। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय बिनादर की तरह ही बेहाल रहते हैं ना। अ, ये एक अच्छी पंक्ति है। चलो भाई, लाइट चली गई है, आगे की चीजें कल पढ़ेंगे ना।